Hello students, a warm welcome to this session of grammar-based questions for the CDS and NDA exams. Okay, please remember that these sessions will be conducted every day at 8 p.m. Okay, so at 8 p.m. you can watch these videos. So Monday to Friday, okay, 6 बजे आपका होगा, 6 p.m. will be vocab and 8 p.m. will be grammar. So please ensure that you regularly attend these sessions. काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद हो गए एग्ज़ाम्स के लिए. Monday to Friday till your exam. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस, देयर आर टेस्ट पेपर्स फॉर द CDS एंड NDA एग्जाम्स ऑन द इंग्लिश फंडा ऐप. प्लीज़ गो चेक इट आउट ऑन द गूगल प्ले स्टोर. आपके पास उसमें टेस्ट सीरीज़ हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, ग्रामर सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें यू हैव अराउंड 100 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक. यू हैव मिनी मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल, which will give you sufficient practice to crack your exams with flying colors. ओके, NDA एंड CDS दोनों के लिए है. इनिशियली आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो. वेलकम टू अवेट 100 रुपीज़ डिस्काउंट एज वेल. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. चैलेंजिंग क्वेश्चंस फॉर CDS, ग्रामर के सवाल जवाब. आई होप you're ready. Here's the first question. It says each question in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error in any underlined part and indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter, that is A, B or C. If you find no error, your response should be indicated as D. So question क्या कह रहा है देखो. The bogus security guards colors changed when they were questioned about yesterday's schedule. मैंने बार बार आपको बताया है, before you start attempting questions, before you get to the answer, you have to understand the meaning of the sentence. Sentence के meaning को सबसे पहले समझने की कोशिश करिए. Once you understand the meaning of the sentence, it really becomes easy for you to identify the error. Okay, understand the meaning and then get to the concept. Now यहाँ पे actually में sentence के meaning में कुछ गड़बड़ है. The bogus security guards colors changed. अब colors changed का मतलब हो जाएगा उनका जो रंग था, रंग change हो गया. ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैं उनके रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट देयर बिहेवियर, जिसको आप कलर बोल रहे हो यहाँ पे. ओके, सो दो बोगस सिक्योरिटी गार्ड्स, कलर्स चेंज्ड, रंग नहीं चेंज हुआ, बिहेवियर चेंज हुआ. तो जब बिहेवियर चेंज होता है, ओके, व्हेन द बिहेवियर चेंजेस, तो आप कलर्स चेंज नहीं लिखते, आप लिखते हो चेंज्ड कलर्स. चेंज्ड कलर्स व्हेन दे वर क्वेश्चन्ड अबाउट यस्टरडेज शेड्यूल. सो यस, एरर इज इन विच पार्ट? एरर कौन से पार्ट में होगा? एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. गुड. ओके, चेंज कलर्स, कलर्स चेंज नहीं लिख सकते. Right, let's move on to the next question. Here goes. ध्यान से पढ़िए question को and tell me which part do you think has the error here. Question कह रहा है, the teacher told to the student to pay attention to his spelling. Okay, तो बता दूँ guys, जो tell है ना, tell is actually a transitive verb. टेल क्या है? टेल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब जिसके तुरंत बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है. आफ्टर टेल यू हैव टू राइट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टेल के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है बिकॉज इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब. सो द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू पे अटेंशन. ओके, टोल्ड के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा विच इज whom. यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? whom. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट. यू कैन नॉट से द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट. तो टेल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. टेल के तुरंत बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो, जिसका मतलब है टेल के तुरंत बाद आपको who, whom या what लिखना जरूरी है. who, whom या whom या what अगर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप नाउन या प्रोनाउन लिख रहे हो.
और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है. So there should be a direct object. So you cannot say teacher told to the student, you simply say teacher told the student. Next question कह रहा है, when she was in dire need, none of her so-called friends forwarded to help. Can you identify the error in this question? When she was in dire need, जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में थी, उसके किसी भी दोस्त ने, कोई भी दोस्त आगे नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, तो फॉरवर्डेड नहीं लिख सकते आप लिखोगे केम फॉरवर्ड टू हेल्प. ओके, यूसेज स्पेसिफिक. इसीलिए कहता हूँ कई बार रेगुलर रीडिंग हैबिट्स अगर आपके होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से बन सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ इट इज एक्चुअली सेड. व्हेन शी वाज इन डायर नीड, नन ऑफ हर सो कॉल्ड फ्रेंड्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प इज करेक्ट. केम फॉरवर्ड, यू कैन नॉट से फॉरवर्डेड. Next question. Who would have guessed 2 years ago that he would become a happy married man? Try and identify the error in this question. कौन से पार्ट में आपको लगता है एरर है यहाँ पे? Who would have guessed 2 years ago that he would become a happy married man? Now man क्या है? Man is a noun. Married क्या है? Married is adjective. और ये जो शब्द है मैरिड के बारे में बता रहा है. मैरिड एडजेक्टिव क्यों हुआ? बिकॉज इट्स क्वालिफाइंग अ नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला ऑब्वियसली एडजेक्टिव होता है. और हैप्पी किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैरिड को क्वालिफाई कर रहा है. इफ हैप्पी इज क्वालिफाइंग मैरिड, तो हैप्पी क्या हो जाना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए. बट हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव. इसको एडवर्ब बनाने के लिए क्या लगाओगे? हैप्पीली. ओके. Who would have guessed 2 years ago that he would become a happily married man? So error कौन से पार्ट में? C पार्ट में. Simple logic याद रखना guys. Adjective plus ly is equal to adverb. Adjective में जैसे happy adjective था, उसमें ly लगा दिया happily, वो adverb बन गया. और यहाँ पे adverb क्यों चाहिए? Because you have to qualify an adjective. Adjective को qualify करने वाला adverb होता है. कभी कोई डाउट हो गाइस, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर लिखिएगा. आई विल एड्रेस दोज डाउट्स, डोंट वरी. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हर सन सिंस 8 years. बताओ कौन से पार्ट में एरर है? ओके, नाउ डू यू नो प्रेपोजिशनल एरर? पहले बता दूं, फॉर और सिंस के बीच में फ़र्क आपको पता है? मैं पहले भी बताया है. फॉर इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको बताना है कितने दिनों से, कितने हफ्तों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, तो फॉर. और सिंस यूज़ किया जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट में कोई काम कब शुरू हुआ था, तब आप सिंस लिखते हो. तो यहाँ पे लिख दिया गया है सिंस, लेकिन 8 years स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था. अगर सिंस 2010 कहता, सिंस 1999 कहता, या सिंस जनवरी बोलता तो हो सकता था. बट यहाँ पे 8 years क्या है? 8 years इज एक्चुअली द पीरियड. ओके, व्हाट इज 8 years? 8 years इज एक्चुअली द पीरियड हियर. और पीरियड जैसे ही आप लिखते हो वहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं, यू विल राइट अ फॉर. शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हर सन फॉर 8 years. Whosoever said C was absolutely right. Well done. Pretty simple. चलिए आगे बढ़ते हैं. If she comes to know about your illness, she will be worried. बताइए कौन से पार्ट में एरर है? इफ़ शी कम्स टू नो अबाउट योर इलनेस, अगर उसे पता चल जाता है तुम्हारे बीमारी के बारे में, वह चिंतित हो जाएगी. तो दिस वॉज अ गुगली, नो एरर, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन. कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है, और जो दूसरा क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज वो सिंपल फ्यूचर में है. सो इफ शी कम्स टू नो अबाउट योर इलनेस, अगर उसे पता चलती है बीमारी के बारे में तुम्हारे, तो वो चिंतित हो जाएगी. नो प्रॉब्लम, नो एरर. Next question. John dropped off the college and decided to join the armed forces.
ओके, नाउ फ्रेजल वर्ब का एरर है इफ यू आर ड्रॉपिंग समवन ऑफ, मतलब आप पिक एंड ड्रॉप, जैसे अपनी गाड़ी में आपने बैठाया और उसके बाद जाके उसको कहीं छोड़ दिया तो यू आर ड्रॉपिंग दैट पर्सन ऑफ। लेकिन अगर स्कूल या कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ने के लिए आप बोलते हो तो यू हैव टू से ड्रॉप्ड आउट, अगेन सिंगल एफ, ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। जॉन ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, ऑफ द कॉलेज एंड डिसाइडेड, यहाँ द की भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट, जॉन ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। ड्रॉप्ड आउट का मतलब टू लीव समथिंग मिडवे, किसी चीज को बीच में ही छोड़ देना, त्याग देना, दैट इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ। सो एरर कौन से पार्ट में? एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट, you say dropped out of. Pretty simple, not very difficult to understand. Very good. Next question. People with depression who reach up for help should be lauded and not judged. बताइए कौन से पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन में? ओके, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब टाइप का एरर है। पीपल विद डिप्रेशन हु रीच अप फॉर हेल्प, रीच अप क्या होता है? उसे रीच आउट, रीच आउट फॉर हेल्प का मतलब जो मदद मांगा करते हैं, पीपल हु कम फॉरवर्ड फॉर हेल्प। सो पीपल विद डिप्रेशन हु रीच आउट फॉर हेल्प शुड बी लॉडेड एंड नॉट जज्ड। सो इंडीड एरर इज इन द सेकेंड पार्ट, बी पार्ट जिसने भी कहा बिल्कुल सही। People with depression who reach out for help should be lauded, not judged. Error is in part B. Very good. Next question. Rohan told her cousin that he could not do that work because it was not to his taste. Tell me which part has the error. Told के बाद to तो लिखा नहीं है, बिल्कुल सही है, told is transitive verb. So Rohan told her cousin that he could not do that work because it was not to his taste. Sentence is absolutely right. So there is no error in the sentence. So कौन से पार्ट को मार्क करोगे? B को, क्योंकि D जो है वो B में लिखा हुआ है. Was not to his taste. Sentence is absolutely right. मीनिंग ये हुआ कि रोहन ने उसके कजिन को बताया कि वह काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पसंद का काम नहीं है. If something is not to one's taste, मतलब उसके पसंद का नहीं है. That's what the meaning is. Next question. The river is flooded with water because it is raining continuously for the last 3 days. कहाँ एरर है? टेंस बेस्ड एरर. हिंट दे दिया, अब सोचिए कहाँ पे एरर है. ओके, द रिवर इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days. फॉर द लास्ट 3 days क्या है? वॉट इज फॉर द लास्ट 3 days? ओके, सो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट्स रिटन फॉर द लास्ट 3 days. ये क्या है? दिस इज द ड्यूरेशन. फॉर द लास्ट 3 days इज एक्चुअली द ड्यूरेशन हियर. अब ड्यूरेशन जैसे ही आप लिखते हो सिंस या फॉर, ये चीज़ मैंने पहले ही बताया है, जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आए ड्यूरेशन को बताने के लिए, सेंटेंस को आप या तो परफेक्ट में लगाओगे या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाओगे. परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस. द रिवर इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग नहीं, आप लोग लिखना पड़ेगा इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days. इट हैज बीन रेनिंग, कैन नॉट से इट इज रेनिंग. सिंपल. सो इंडीड एरर कौन से पार्ट में? बी पार्ट में एरर था. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द डे गाइस. याद रखना डिटेल्ड इसी लेवल के अच्छे क्वेश्चंस आपके CDS और NDA के लिए हैं हमारे इंग्लिश फंडा ऐप में. यू कैन गो परचेज दोज प्रैक्टिस सेट्स. कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से नहीं करें? तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग. इंग्लिश के सेक्शन के लिए तो एटलीस्ट. इसके अलावा बता दूं, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो आपको लाइव सेशंस के द्वारा डाउट असिस्टेंस भी दिया जाता है ऐप पे ही. ओके, सो यू कैन गो परचेज दिस एंड चेक आउट द क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स, सारी चीज़ें हैं. उसके बावजूद डाउट होता है तो लाइव सेशंस के द्वारा हम आपको असिस्टेंस देंगे. यू कैन यूज दिस कोड वेलकम टू अवेल 100 रुपीज़ डिस्काउंट.
And if you are preparing for the CDS exams, we have detailed recorded sessions on the English Funda app. You can purchase this. The cost is 1150, very minimal for starters. शुरुआत में हमने बहुत ही कम रखा है ताकि हम चाहते हैं आप लोगों का फ़ायदा हो. रिकॉर्डेड सेशन सारे CDS एग्ज़ाम्स के लिए आपके ऐप में पड़ा हुआ है और उसको जाके देखिए, वॉच इट. एंड उसके बावजूद मैं बता दूं वो कैसे काम करता है. जैसे रिकॉर्डेड सेशन आपने नाउन का देख लिया, नाउन के बाद हम लाइव सेशन के द्वारा आपको डाउट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. प्रोनाउन देख लिया आपने रिकॉर्डेड, उसके बाद लाइव सेशन में हम डाउट्स असिस्टेंस देखें. जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कोई टॉपिक में तो हम लाइव सेशंस में उसे डिस्कस करें. कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस के टाइम उसमें डाउट आया तो लाइव सेशंस में सब डिस्कस करेंगे. तो जो कॉन्सेप्ट्स है, थियरीज़ है, जो कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज़ है वो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे और जो डाउट सेशंस हैं वो लाइव सेशंस के द्वारा किए जाएंगे. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट. मिलते हैं अगले सेशन में. गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर.